कल हम लोग मौर्योत्तर कालीन कुछ वैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों पर चर्चा कर रहे थे जो हमें लग रहा है कि 69th बीपीएससी पीटी देने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मेरा अपना अनुभव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभिलेख पर या साहित्य पर विस्तार से बता रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, उसके लिए बहुत से किताबें हैं। मेरा पर्पस अभी सिर्फ है 69th बीपीएससी पीटी देने वालों के लिए अति महत्वपूर्ण जो मुझे लग रहे हैं, क्या क्या प्राचीन काल में हो सकते हैं अति महत्वपूर्ण बातें, तथ्य, वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसी क्रम में कुछ अभिलेखों का चर्चा मैं किया था, जिसे फिर आगे बढ़ाता हूँ। मौर्योत्तर काल का एक प्रसिद्ध या यूँ कहें कि सबसे प्रसिद्ध अभिलेख जो कई बार पूछा भी गया है कॉम्पिटिशन्स में, वह है विदिशा या बेश नगर का अभिलेख, जो एक यमन राजदूत हेलियोडोरस का है। हेलियोडोरस एक यवन शासक एंटीआलकीड्स का दूत था, जो शुंग शासन के काल में शुंग शासक के दरबार में आया था और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया, वासुदेव का उपासक बना और वासुदेव के सम्मान में उसने एक ध्वज, एक स्तंभ विदिशा में स्थापित किए। और इससे ये लग रहा है इससे कि यवन लोग जो थे, विदेशी सब जो थे, वे अच्छी खासी संख्या में धीरे धीरे भारतीय धर्मों को अपनाते चले जा रहे थे। और ऐसा हुआ भी, जैसे यवन आए, शक आए, कुषाण आए, पार्थियंस आए मौर्योत्तर काल में, लेकिन आज तो ये सब कोई नहीं भारत में है, तो कहाँ गए? तो ये सब घुल मिल गए। इन लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपना लिया, कोई बौद्ध धर्म अपना लिए, कोई जैन धर्म, कोई शैव धर्म, और पूरी तरह हिंदू व्यवस्था में ये लोग आत्मसातीकरण अपना कर लिए। मौर्योत्तर काल के बाद अभिलेखों के आधार पर जब इतिहास लिखा जाता है तो गुप्त काल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गुप्त काल का जो पहला महान शासक जिसको हम लोग मानते हैं समुद्रगुप्त को, तो समुद्रगुप्त का इतिहास तो पूरी तरह उसके अभिलेख जो हैं प्रयाग प्रशस्ति के नाम से मशहूर, उसी के आधार पर लिखा गया है। साहित्य की भूमिका बहुत गौण है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जब हम लोग चर्चा करते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति यानी अभी का प्रयागराज, जहाँ अशोक के स्तंभ हैं, उसी स्तंभ के खाली हिस्से में समुद्रगुप्त के राजकवि और उसके दरबार का एक प्रशासक हरिसेन ने संस्कृत में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। और ये विवरण जो है वो चंपू शैली में, एक नए प्रकार की शैली, यानी कि गद्य और पद्य दोनों को मिला करके ये अभिलेख जो है वो लिखे गए हैं। भाषा इसकी संस्कृत है और लिपि इसकी ब्राह्मणी है। इस अभिलेख में प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा जो विजय अभियान किए गए उत्तर भारत में, जिसको आर्यावर्त कहा गया है इस अभिलेख में, दक्षिण के क्षेत्र में जिसको दक्षिणापथ कहा गया है, उसका बड़े विस्तार से वर्णन है। साथ में कला के प्रति जो समुद्रगुप्त की रुचि थी, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में जाना जाता है कि वे बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और कवि के रूप में भी उनकी अमिट पहचान थी, इसकी चर्चा भी इसमें की गई है। इस अभिलेख का एक खास महत्व यह भी है कि इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में दैवी राजत्व का सिद्धांत अब पूरी तरह स्थापित हो चुका था, क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त की तुलना जो है विभिन्न देवताओं से, इंद्र से, वरुण से, कुबेर से, यम से की गई। तो अपने आप में यह अभिलेख पूर्ण है और इसी के आधार पर हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में इतना जानते हैं, अन्यथा उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने। हालांकि आजकल अधिकांश विद्वान रामगुप्त के शासक बनने की बात स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन एक महत्व की बात ये है कि विदिशा में, मध्य प्रदेश विदिशा, तो विदिशा में
एक जैन प्रतिमा मिली है जिसके चरणों पर, जैन प्रतिमा के चरणों पर एक अभिलेख है जो रामगुप्त नाम के किसी स्वाभाविक है शासक या बड़े व्यक्ति के द्वारा वो लिखवाया। अब ये रामगुप्त वही रामगुप्त है जिसकी चर्चा साहित्यों में आती है, या ये रामगुप्त कोई अलग हैं, इस पर अभी तक विवाद बना हुआ है। बस सीधे शब्द में इतना जान लेना है कि रामगुप्त का एक अभिलेख विदिशा में मिला है जो जैन प्रतिमा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल के जो महानतम शासक माने गए हैं चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो उनसे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जिसमें सबसे चर्चित, सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ लेख, जो पूरी तरह लोहा का बना हुआ है यह स्तंभ। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसमें जंग अभी तक नहीं लगे हैं। और इसी स्तंभ पर चंद्र नाम के एक शासक की चर्चा की गई। ध्यान रखना है कि पूरा नाम चंद्रगुप्त इसमें नहीं आया है, और इसीलिए विद्वानों के बीच अभी तक बहुत विवाद है कि मेहरौली अभिलेख पर जिस चंद्र नाम के शासक की चर्चा है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं या कोई दूसरे चंद्र हैं। कुछ विद्वानों ने तो कहा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख लग रहा है, हालांकि ये बातें अब नहीं आचल मानी जाती है। कुछ ने कहा कि चंद्र कनिष्क का भी एक नाम था, तो संभवतः यह कनिष्क का है, लेकिन नहीं। वर्तमान में अधिकांश इतिहासकार अब ये मानने लगे हैं, या लगभग सभी यह मानने लगे हैं कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही अभिलेख है, जिसमें नाम सिर्फ चंद्र आया है और विवरण आ रहा है कि चंद्र नाम का एक शासक जो परम भागवत था, यानी वैष्णव धर्म का उपासक था, और उसका साम्राज्य बंग यानी आजकल का बंगाल से लेके बाहिलिक यानी अफगानिस्तान के बल्क प्रदेश आप मान सकते हैं, वहाँ तक फैला। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये अभिलेख हो जाता है। इस दृष्टिकोण से अगर ये मान लिया जाए कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही है, तो, और जैसा लोग आजकल मान रहे हैं, और मेरा अपना भी जो अध्ययन है इस संदर्भ में, तो वो यही बता रहा है कि यस, ये चंद्रगुप्त सेकंड का ही लौह स्तंभ अभिलेख होगा। चंद्रगुप्त के अभिलेख मथुरा में मिले हैं, सांची में मिले हैं, और इन दोनों का संबंध जो है मुख्यतः धर्म से है, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से। इसके बाद कुमारगुप्त नाम के शासक हुए जिनके बहुत अभिलेख मिले हैं, बल्कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिले हैं, लेकिन अधिकांश उसमें है ताम्रपत्र अभिलेख। शिलालेख ना के बराबर है, या स्तंभ लेख बहुत कम है। ताम्रपत्र अभिलेख की संख्या उसमें सबसे ज्यादा है। और फिर अंतिम शक्तिशाली शासक जो गुप्त वंश के हुए स्कंदगुप्त, उनका जूनागढ़ में या गिरिनार में जो अभिलेख मिला है, यह फिर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इससे जानकारी मिलती है कि मलेच्छों को, जिसका मतलब लिया जाता रहा है उस काल में जो आक्रमणकारी सब बाहर से आ रहे थे, उसको उन्होंने पराजित किया, मलेच्छों को हराया। जैसे हूनों को, लोग हून से उसकी तुलना करते हैं कि हूनों को उसमें पराजित किया था। और फिर इस शिलालेख में भी, गिरनार के शिलालेख में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बनवाया था बांध सौराष्ट्र में, उसके बर्बाद हो जाने और फिर उसके पुनर्निर्माण करवाने की चर्चा की गई है। तो ये चर्चा बार बार विभिन्न अभिलेखों में आए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील पर एक बांध का निर्माण करवाया था, जिसकी पुष्टि इससे भी जुड़े हैं। इतने वर्षों के बाद भी वो बांध निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लोक कल्याणकारी होगा, बहुत ज़्यादा उसकी उपयोगिता होगी, जिस वजह से इसकी बारंबार चर्चा आ रही है। गुप्त काल के वैसे बहुत से अभिलेख हैं, लेकिन आप लोग जब बीपीएससी सब की तैयारी करते हैं, खास के या सिविल सेवा अन्य राज्यों की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो आता है गुप्त काल का, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है 510 ईस्वी का एरन अभिलेख। एरन मध्य प्रदेश में है, और यह अभिलेख एक अंतिम
लेटर गुप्ता काल के शासक भानुगुप्त का माना जाता है। लेकिन इसमें चर्चा है गोपराज नाम के एक सेनानायक की, जो युद्ध में वीर गति पाया और उसके वीर गति पाने के बाद उसकी पत्नी जो थी वो सती हो गई। अब इसका क्या महत्व है? तो सती प्रथा की चर्चा वाला ये पहला अभिलेख भारत में मिला। हालांकि सती प्रथा की चर्चा सबसे पहले वैदिक साहित्यों में ही हमें मिल जाते हैं, महाभारत में मिलते हैं, फिर रामायण में मिलते हैं, कई ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन 510 ईस्वी के एरन अभिलेख के पहले किसी भी अभिलेख में सती प्रथा की चर्चा नहीं है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सती प्रथा जो आरंभिक मध्यकाल में या मध्यकाल में या आरंभिक आधुनिक काल में बहुत ज़्यादा चर्चित हुई, कम से कम गुप्त काल तक इसका कोई विशेष प्रचलन नहीं था, यदा कदा कभी होते थे। इसका उदाहरण आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप नंद काल से लेके चलें या उसके पहले से भी लेके चलें, आप भारत के इतिहास को, नागवंश को लेके चलें, नागवंशी पहले हरियक वंश है उसको लेके चलें, वहाँ से लेके आप आ जाएं गुप्त काल के इतिहास तक, तो कई राजा की मृत्यु हुई होगी, और राजा की मृत्यु हुई होगी तो उनकी कई पत्नियां भी होंगी, लेकिन ही रानी के सती होने की चर्चा नहीं मिल रही है। जहाँ तक मेरा अध्ययन है कि कोई शासक की मृत्यु के बाद उसकी रानियां सती हो गई, कोई खास करके चर्चित शासक, महान शासक, ऐसा उल्लेख नहीं मिल रहा। और यहाँ भी आपको गौर करना है कि एरन अभिलेख में गोपराज नाम के एक सेना नायक की चर्चा है, कोई राजा की चर्चा यहाँ भी नहीं है। तो इस तरह से मुझे दिखाया जाता रहा कैम्ब्रिज स्कूल वालों के द्वारा और वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा भी कि भारत में प्राचीन काल में सती प्रथा बड़े पैमाने पर थी। तो उसका तो कोई एविडेंस मिलता नहीं है, क्योंकि सती प्रथा तो उच्च कुल में ही थी, और विशेष के क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में, और ये सब ज़्यादातर राजवंश में रहे हैं। बहुत से शासक ब्राह्मण हुए हैं, बहुत से क्षत्रिय हुए हैं, कम से कम कुछ कुल वाले वैश्य हुए हैं, लेकिन कहीं सती प्रथा का जिक्र किसी अभिलेख में या एवं इस काल सब के साहित्य में भी नहीं मिलता है। कोई राजा की मृत्यु हो गई हो और उसकी पत्नियां तो कई होती थी कि वे सब सती हो गई। इस दृष्टिकोण से देखते जब हम लोग हैं तो एरन अभिलेख का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये भी संस्कृत में ही लिखा हुआ है। ध्यान रखना है कि गुप्त काल के जितने महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, खासकर जो हमने अब तक बताए, वे सभी संस्कृत में है और सभी की लिपि जो है वो प्राकृत है। और गुप्त काल के बाद फिर धीरे धीरे विघटन का दौर शुरू होता है। कुछ विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि गुप्त काल के बाद से प्राचीन काल का समाप्ति हो जाता है, समापन ही हो जाता है और मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। तो अभिलेखों का कोई विशेष महत्व गुप्त काल के बाद के इतिहास के लिए नहीं रह जाता है, प्राचीन काल का जहाँ तक संबंध है। हर्षवर्धन, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन काल का अंतिम महान शासक था, तो उससे संबंधित 2 ताम्र फलक अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख मिलते हैं हर्षवर्धन से संबंधित, जिसमें उसके द्वारा दान सब करने की चर्चा है, विविध प्रकार के उसके भ्रमण की चर्चा है, उसके प्रशासन की चर्चा, सबसे ज़्यादा उसके वंशावली की चर्चा की गई है। तो जनरली अभिलेख का जो महत्व है, खास के पीटी के दृष्टिकोण से आप लोग देखें, रिवीजन करें अगर अभी से, तो मौर्य काल में अशोक के अभिलेख पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, और थोड़ा कुछ चर्चित अभिलेख जो गुप्त काल का मैंने बताया है, और मौर्योत्तर काल में हेलियोडोरस का अभिलेख, या फिर पुष्यमित्र शुंग से संबंधित जो अयोध्या का अभिलेख है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। फिर नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।